हे चैंपियंस, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 7, राइज ऑफ पॉपुलर मूवमेंट्स। पिछले वीडियो में हमने हाफ चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। पिछले वीडियो में हमने क्या क्या कवर किया था। चिपको मूवमेंट हो गया था हमारा, और इसके अंदर जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चंस बन सकते थे वो सब हमने डिस्कस किए। साथ ही में पार्टी बेस्ड मूवमेंट्स भी हो गया था और नॉन पार्टी मूवमेंट्स भी हो गया था। इसके बाद कुछ पॉपुलर मूवमेंट्स डिस्कस किए, जैसे कि दलित पैंथर्स, ये भी हो गया अपना। और इसके बाद BKU, भारतीय किसान यूनियन, ये टॉपिक भी हो गया। अगर आप CUET के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये चैप्टर आपको अच्छी तरह पढ़ना होगा, क्योंकि ये भी CUET के सिलेबस के अंदर इंक्लूडेड है। इसके साथ में 2-3 चैप्टर्स और है, वो हम जल्द ही कवर करेंगे। नेशनल फिश वर्कर्स फोरम भी हो गया था। अब आज से हम शुरू करेंगे एंटी अरेक मूवमेंट। तो स्टार्ट करते हैं। एंटी अरेक मूवमेंट है क्या? बेसिकली एंटी अरेक मूवमेंट, जो ये मूवमेंट है वो स्टार्ट किसने किया था? ये मूवमेंट स्टार्ट किया था वुमेन्स ने, इसलिए ये इतना पॉपुलर मूवमेंट है। तो इसके अंदर क्या हुआ था, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि एंटी अरेक मूवमेंट स्टार्ट कहाँ पर हुआ। तो ये स्टार्ट हुआ था साउदर्न स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के अंदर ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ। तो इसके अंदर क्या था? इट वॉज ए स्पॉन्टेनियस मोबिलाइजेशन ऑफ वुमेन डिमांडिंग अ बैन ऑन द सेल ऑफ अल्कोहल इन देयर नेबरहुड्स। सो जो वुमेन्स थी उन्होंने क्या डिमांड की कि जो अल्कोहल है उसको बैन किया जाए, उसकी जो सेलिंग है उसको बैन किया जाए। आगे चलते हैं। स्टोरीज ऑफ दिस काइंड अपीयर्ड इन द तेलुगु प्रेस ऑलमोस्ट डेली ड्यूरिंग द 2 months ऑफ सितंबर एंड अक्टूबर 1922। सो जो ये न्यूज़ है ये बार बार तेलुगु प्रेस के अंदर आ रही थी बिटवीन दिस मंथ्स ऑफ सितंबर एंड अक्टूबर 1992। डेट याद रखनी है, कब मूवमेंट स्टार्ट हुआ और कहाँ पर स्टार्ट हुआ ये याद रखना है। एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन बनेंगे। The name of the village would change in each case, but the story was the same. Rural women in remote villages from the state Andhra Pradesh fought a battle against alcoholism. So battle किसके अगेंस्ट लड़ रहे थे? एल्कोहलिज्म के, लिकर के अगेंस्ट ये लड़ रहे थे। तो इसमें क्या था, जो ये एजिटेशन जो निकल के आया, जो ये मूवमेंट निकल के आया, उसका नेम क्या पड़ा फिर बाद में? एंटी एरेक मूवमेंट। ओके, इसका जो मीनिंग है वो समझ आ गया। एंटी एरेक मूवमेंट का मतलब क्या है। अब बात करते हैं ओरिजिन की, ये ओरिजिन कहाँ से हुआ। सो एक विलेज है दुबगुंटा इन नेलोर डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का एक नेलोर डिस्ट्रिक्ट है, उसका एक गांव है दुबगुंटा, इसके अंदर ये ओरिजिन हुआ। तो इसमें क्या था, जो वुमेन्स थी उन्होंने पार्टिसिपेट किया इन दी एडल्ट लिटरेसी ड्राइव, जो कि 1990s के टाइम पर आया। तो इसमें क्या था, it is during the discussion in the class that women complained of increased consumption of the locally brewed alcohol arranged by men in their families। तो इसमें क्या था कि जो फैमिली मेंबर्स थे, जो वुमेन ने ये प्रोटेस्ट किया, तो उन वुमेन्स के जो मेंबर्स थे, फैमिली मेंबर्स, उन्होंने जो अल्कोहल है उसका कंजप्शन बढ़ा दिया था। तो इसके अगेंस्ट ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। द हैबिट ऑफ एल्कोहलिज्म। अब जो ये हैबिट थी एल्कोहलिज्म, उसकी वजह से जो उनकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ थी वो रुइन हो गई थी। ऑब्वियसली जब ज़्यादा कंजप्शन करेंगे तो रुइन तो होना ही है। इट अफेक्टेड द रूरल इकोनॉमी, साथ में रूरल इकोनॉमी को अफेक्ट किया था। ऑब्वियसली जब मैन ज़्यादा कंजप्शन करेंगे तो रूरल इकोनॉमी में काम करने वाला कोई रहेगा नहीं, तो ऐसे रूरल इकोनॉमी अफेक्ट हो गई थी। साथ में इंडेप्टनेस बढ़ रही थी कि जो लोन लेकर और जो उसको चुका नहीं पा रहे थे वो। देन क्राइम बढ़ रहे थे, क्राइम रेट बढ़ रहे थे ऐसे। और साथ साथ में जो फैमिली इनकम थी वो भी कम हो गई थी। अब ऑब्वियसली जो कमाने वाले हैं वो कौन है? मैन है। तो अब वो काम नहीं करेंगे क्योंकि कुछ तो उनकी फैमिली इनकम तो कम होनी ही थी। तो इसके खिलाफ इन्होंने वॉयलेंस उठाया वुमेन ने। अब आगे चलते हैं, इसमें क्या था। सो इस मूवमेंट के अंदर 5000 विलेजेस इंस्पायर होकर आए थे, तो बहुत बड़ा नंबर है, याद रखना आपको। 5000 विलेजेस आए थे। द अरेक ऑक्शन इन नेलोर डिस्ट्रिक्ट वर पोस्टपोन्ड 17 टाइम्स। अब जो ये प्रोटेस्ट चल रहा था इसकी वजह से जो ऑक्शन होता था लिकर का, एरेक का, तो वो पोस्टपोन्ड हो गया था 17 टाइम्स तक। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब बात करते हैं लिंकेज की, इनका कहाँ कहाँ तक जो ये मूवमेंट है वो स्प्रेड हुआ। तो द स्लोगन ऑफ द एंटी एरेक मूवमेंट वॉज सिंपल, प्रोहिबिशन ऑन द सेल ऑफ एरेक। सो जो इनका स्लोगन था वो सिंपल था कि बैन कर दो लिकर का सेल करना। बट दिस सिंपल डिमांड टच्ड अपॉन अ लार्ज सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इशू। अब स्टार्ट कहाँ से हुआ कि जो लिकर है उसको बैन कर दो, लेकिन धीरे धीरे मूवमेंट इतना बढ़ा कि उसके अंदर सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इशू सब मर्ज हो गए। देन अब बात करते हैं कि जो स्टेट गवर्नमेंट थी उसने बैन क्यों नहीं किया। उसका मेन रीज़न है, आपको पता होगा कि ह्यूज रिवेन्यू बाय वे ऑफ टैक्सेस इम्पोज्ड ऑन द सेल ऑफ अरेक। जो लिकर की जो सेल होती है उसके अंदर जो स्टेट गवर्नमेंट है वो ह्यूज रिवेन्यू कमाती है इन द टर्म्स ऑफ टैक्सेस, इसलिए उन्होंने बंद नहीं किया।
दे ऑल्सो ओपनली डिस्कस द इशू ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। अब ऑब्वियसली बात है कि जब कोई मेल लिकर का कंजप्शन कर रहा है तो वो अपने घर जाकर जो अपनी वाइफ हो गई और उसके जो बच्चे हो गए उनके ऊपर वायलेंस तो करेगा ही। इससे क्या हुआ, ये मूवमेंट वुमेन्स मूवमेंट स्टार्ट होकर आया। अर्लियर्स वुमेन ग्रुप वर्किंग ऑन द इश्यूज ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, द कस्टम ऑफ डाउरी, सेक्सुअल अब्यूज एट वर्क, पब्लिक प्लेसेस वर एक्टिव मेनली अमॉन्ग अर्बन मिडिल क्लास वुमेन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। अब इनकी कुछ प्रॉब्लम्स थी जो यहाँ पर मेंशन है, जैसे कि डोमेस्टिक वायलेंस, कस्टम ऑफ डाउरी और द सेक्सुअल अब्यूज, और ये सब प्रॉब्लम्स थी। देन आगे चलते हैं। साथ में जेंडर इनइक्वलिटीज़ भी थी उस टाइम पर। 80s की टाइम चल रही है तो उस टाइम पर जेंडर इनइक्वलिटीज़ कोई आम बात थी। ड्यूरिंग द डिकेड ऑफ द 80s वुमेन मूवमेंट फोकस ऑन द इशूज ऑफ सेक्सुअल वायलेंस। उस टाइम पर सेक्सुअल वायलेंस बहुत ज़्यादा था। दीज ग्रुप्स रेन अ कंपेन अगेंस्ट द सिस्टम ऑफ डाउरी। अब मूवमेंट चल रहा है, हर एक जो लिखकर है उसके अगेंस्ट तो चल ही रहा है, साथ में इन्होंने मूवमेंट स्टार्ट किया अगेंस्ट द डाउरी एंड डिमांडेड पर्सनल एंड प्रॉपर्टी लॉज, और साथ में डिमांड किया कि आप पर्सनल और प्रॉपर्टी लॉज दो हमें ऑन द नॉर्म्स ऑफ जेंडर इक्वलिटी। देन आगे चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़ना। एज अ रिजल्ट द मूवमेंट मेड डिमांड्स ऑफ इक्वल रिप्रेजेंटेशन टू वुमेन इन पॉलिटिक्स। अब जैसे जैसे मूवमेंट बढ़ता गया तो इनकी डिमांड भी बढ़ती गई। अब डिमांड क्या आई कि हमें क्या दो, इक्वल रिप्रेजेंटेशन दो पॉलिटिक्स के अंदर। अब इसके अंदर अमेंडमेंट्स हुए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर तो क्वेश्चन बन के आएगा ज़रूर। 73rd एंड 74th अमेंडमेंट हुआ, हैव ग्रांटेड रिजर्वेशन टू वुमेन इन लोकल लेवल पॉलिटिकल ऑफिसेस। सो जो 73rd और 74th अमेंडमेंट क्या है, इसके अंदर वुमेन को जो रिप्रेजेंटेशन दिया गया एट द लोकल लेवल। फिर जैसे जैसे डिमांड्स बढ़ी कि आप जो ये सिमिलर रिजर्वेशन है वो स्टेट लेवल और सेंट्रल लेवल पर भी दो, लेकिन A constitution amendment bill to this effect has been proposed but has not received enough support from the parliament। लेकिन ऐसा ही एक जो अमेंडमेंट बिल है वो किया, ठीक है आपको स्टेट और सेंट्रल लेवल पे दिया जाएगा, लेकिन इसको ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिला पार्लियामेंट के अंदर, इसलिए वो वहीं की वहीं रह गया। अब जो ये बिल था इसके अपोज में कौन निकल के आया, जो दलित और जो ओबीसी की वुमेन थी जिनके पास वुमेन्स कोटा था, तो उन्होंने इस जो ये बिल है उसको अपोज किया, और जो ये बिल है उसको सपोर्ट नहीं किया। ठीक है, ये हो गया 73rd और 74 अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। अब आता है नर्मदा बचाओ आंदोलन। तो आपको ये नेम तो फेमिलियर होगा कि नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या है। जो नर्मदा वैली थी उसमें डैम्स बनाए गए थे, तो उन डैम्स के जो कंस्ट्रक्शन है उनको रोकने के लिए एक स्लोगन पड़ा जिसका नेम था नर्मदा बचाओ आंदोलन। स्टार्ट करते हैं। अब इसमें थोड़ा ओवरव्यू बताया है कि जो चिपको मूवमेंट था, जैसे कि इसमें यहाँ लिखा हुआ है, चिपको मूवमेंट किस इशू पर था, इकोलॉजिकल डिप्लीशन पर। ठीक है। वेरेज द फार्मर्स कंप्लेंट ऑफ नेग्लेक्ट ऑफ एग्रीकल्चरल सेक्टर। और जो फार्मर्स थे उन्होंने किसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया कि जो आप एग्रीकल्चर सेक्टर है उसको इग्नोर कर रहे हो, उसको नेग्लेक्ट कर रहे हो। ठीक है, ये अपन पढ़ कर आए हैं। एंटी और दलित्स का हो ही गया, सोशल और मटीरियल उनकी कंडीशंस थी, इसलिए उन्होंने मूवमेंट स्टार्ट किया। और एंटी एरेक मूवमेंट फोकस्ड ऑन दी नेगेटिव फॉलआउट्स ऑफ व्हाट वाज कंसिडर्ड डेवलपमेंट। ठीक है, ये अपना कवर हो गया। अब बात करते हैं सरदार सरोवर प्रोजेक्ट। अब जो ये है ना नर्मदा बचाओ आंदोलन टॉपिक, इसके अंदर दो टॉपिक्स है, इसके अंदर सब टॉपिक्स, एक तो सरदार सरोवर प्रोजेक्ट और एक नर्मदा सागर प्रोजेक्ट, ये दो है। ठीक है, आगे चलते हैं। एन एम्बिशियस developmental project was launched in the Narmada Valley of the Central India in early 80s। डेट 1980s के टाइम की बात है। नर्मदा वैली के अंदर कुछ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स लेकर आए। कौन लेकर आई, गवर्नमेंट लेकर आई। द प्रोजेक्ट कंसिस्टेड, अब जो प्रोजेक्ट था उसके अंदर क्या क्या इंक्लूडेड था, इसके अंदर 30 बिग डैम्स थे, मतलब प्रोजेक्ट के अंदर 30 बिग डैम्स बनाना है, 135 मीडियम साइज डैम बनाना है और 3000 स्मॉल डैम बनाना है। अब आप देख सकते हैं कितना बड़ा प्रोजेक्ट। और ये कहाँ पर बनना था ये प्रोजेक्ट, जो नर्मदा रिवर थी और उसकी ट्रिब्यूटरीज थी वो 3 स्टेट्स के अंदर फैली हुई थी। कहाँ कहाँ पर, मध्य प्रदेश, गुजरात एंड महाराष्ट्र। तो इन तीनों स्टेट्स के अंदर अंदर ये प्रोजेक्ट बनना था। ठीक है, अब बात करते हैं सरदार सरोवर प्रोजेक्ट। ये गुजरात के अंदर था, और जो नर्मदा सागर प्रोजेक्ट ये था मध्य प्रदेश के अंदर। वर टू ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड बिगेस्ट मल्टीपर्पज डैम्स। मल्टीपर्पज डैम्स थे ये, जिसके अंदर मल्टीपर्पज मतलब जब ये बन के तैयार होंगे तो इसके बाद जो डैम्स हैं इनका मल्टीपर्पज तरह से यूज़ किया जाएगा। प्लान अंडर द प्रोजेक्ट नर्मदा बचाओ आंदोलन, जो ये मूवमेंट था टू सेव नर्मदा अपोज द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस डैम्स। ठीक है, नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या था, एक मूवमेंट था जो कि नर्मदा रिवर है उसको सेव करने की बात हो रही थी, और साथ में जो डैम्स हैं उनके कंस्ट्रक्शन को रोकने के लिए अपोज कर रहे थे। देन आगे चलते हैं। अब जो सरदार सरोवर प्रोजेक्ट के एडवोकेट्स थे तो वो क्या बोल रहे थे कि जो गुजरात के अंदर जो ये डैम बनेगा सरदार सरोवर प्रोजेक्ट, उसके जो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। क्या क्या बेनिफिट्स है देखते हैं। पहला, ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल होगा। ठीक है, इरिगेशन फैसिलिटीज़ होगी, दो हो गया।
जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, और साथ में जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो भी बढ़ेगा। और एक और बेनिफिट बताया कि जब कोई ड्रॉट की सिचुएशन हो जाती है तो उसको भी कंट्रोल किया जा सकेगा। तो ये 5 बेनिफिट्स थे। ठीक है। इन द प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ द डैम 245 विलेजेस फ्रॉम दिस स्टेट वर एक्सपेक्टेड टू बी गेट सबमर्ज्ड। मीन्स 245 विलेजेस इस प्रोजेक्ट की वजह से अफेक्ट हो रहे थे। इट रिक्वायर्ड रीएलोकेशन ऑफ अराउंड 2.5 लाख पीपल, और 2.5 लाख पीपल को वहाँ से डिस्प्लेस होना था। Issues of reallocation and proper rehabilitation of the project affected people were first raised by local activist group। अब जो लोकल एक्टिविस्ट ग्रुप था तो इन्होंने प्रोटेस्ट किया कि आप हमारा प्रॉपर क्या करो, रिहेबिलिटेशन करो। रिहेबिलिटेशन मतलब प्रॉपर डिस्प्लेसमेंट करो, हमें प्रॉपर जगह दो इस प्रोजेक्ट के बाद। इट वॉज अराउंड 1988-89 दैट द इशू क्रिस्टलाइज अंडर द बैनर ऑफ द एनबीए। अब एनबीए क्या है? नर्मदा बचाओ आंदोलन, जो कि एक लूज कलेक्टिव ऑफ लोकल वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन थी। अपन पढ़कर आए हैं लोकल वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस क्या होती है। ठीक है, ये हो गया। अब डिबेट्स एंड स्ट्रगल्स, तो आगे चलते हैं। अब इसमें इंपॉर्टेंट है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक लाइन आपको कोई नहीं समझाता ऐसे। तो क्या है लाइन? इट डिमांडेड दैट देयर शुड बी अ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस ऑफ द मेजर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। तो जो ये पीपल थे, जो ट्राइबल्स थे, जो अफेक्ट हो रहे थे, तो उन्होंने गवर्नमेंट से कहा कि आप जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स लेकर आए हैं इनमें क्या होना चाहिए? कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस होना चाहिए। अब कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस क्या होता है? जब कोई प्रोजेक्ट बन के तैयार होता है तो उसकी कुछ कॉस्ट लगती है, तो एक बार कॉस्ट को साइड में रखते हैं, और उस प्रोजेक्ट के बनने के बाद उसमें कुछ बेनिफिट्स निकल कर आएंगे उस प्रोजेक्ट के, तो एक बार बेनिफिट्स को साइड में रखते हैं। तो एक साइड हो गया कॉस्ट, एक साइड हो गया बेनिफिट। तो इन दोनों को कंपेयर करने के बाद जो रिजल्ट आ रहा था उसके लिए ये बोल रहे थे कि जो रिजल्ट आएगा उसको हम एक्सेप्ट करेंगे। तो ये इन्होंने खुद ही बताया, द मूवमेंट आर्ग्यूड दैट लार्जर सोशल कॉस्ट ऑफ द डेवलपमेंट प्रोजेक्ट मस्ट बी कैलकुलेटेड इन सच एन एनालिसिस। अब इन्होंने कहा कि जो ये आप एनालिसिस कर रहे हो, कौन सा? कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, इसके अंदर जो रिजल्ट निकल कर आएगा, जो कैलकुलेशन करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा? लार्ज सोशल कॉस्ट। अब सोशल कॉस्ट क्या होती है? इसी के अंदर मेंशन है सोशल कॉस्ट क्या होती है। द सोशल कॉस्ट इंक्लूडेड। अब सोशल कॉस्ट क्या है? फोर्स्ड रिसेटलमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट अफेक्टेड पीपल। मतलब ये सोशल कॉस्ट मतलब कि जो ये ट्राइबल पीपल है, जो ये पीपल है, उनकी लाइफ में कुछ अफेक्ट हो रहा है। प्रोजेक्ट अफेक्टेड पीपल अ सीरियस लॉस ऑफ देयर मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। उन और जो ये प्रोजेक्ट की वजह से उनकी लाइवलीहुड छिन रही है, साथ में उनको डिस्प्लेस किया जा रहा है, उनका कल्चर खत्म हो रहा है, और साथ में जो इकोलॉजिकल रिसोर्सेज है वो सब उसके अंदर मर्ज हो जाएंगे। अब जब डैम बनाएंगे तो जो लैंड है वो भी कुछ यूज़ नहीं आएगी, और जो उसके अंदर जो रिसोर्सेज है वो भी यूज़ नहीं आएंगे, वो सब उसके अंदर मर्ज हो जाएंगे। तो इन्होंने कहा कि जो रिजल्ट निकल कर आएगा कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस का, वो क्या होगा? सोशल कॉस्ट निकल कर आएगी। ठीक है, क्लियर हो गया आपको? अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक बार वीडियो को वापस पीछे करके देखिए। देन आगे चलते हैं। देन अब जो मूवमेंट है इसने क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दिया कि जो ये डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है गवर्नमेंट का, उसके ऊपर उन्होंने क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दिया। द एनबीए इंस्टीट्यूट दैट लोकल कम्युनिटीज मस्ट हैव टू से इन सच डिसीजन, एंड दे शुड ऑल्सो हैव इफेक्टिव कंट्रोल ओवर नेचुरल रिसोर्सेज लाइक वाटर, लैंड एंड फॉरेस्ट। और जो ये लोकल कम्युनिटीज़ थी वहाँ पर, वो आर्ग्यू कर रही थी कि जो उनकी लैंड है, जो रिसोर्सेज है, उनका इफेक्टिव कंट्रोल है यहाँ पर। किस किस के ऊपर? वाटर, लैंड एंड फॉरेस्ट के ऊपर उन्हीं का इफेक्टिव कंट्रोल है। द मूवमेंट ऑल्सो आस्क्ड वाई इन अ डेमोक्रेसी शुड सम पीपल बी मेड टू सेक्रीफाइस फॉर बेनिफिटिंग अदर्स। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोली यहाँ पर कि कुछ पीपल थे, उन्होंने कहा कि इस डेमोक्रेसी के अंदर कुछ लोगों को क्यों अपने बेनिफिट्स सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं दूसरों के बेनिफिट्स के लिए। ठीक है। देन वो एक और इम्पोर्टेंट लाइन है कि स्टार्टिंग में जो एनबीए था, नर्मदा बचाओ आंदोलन, उसमें क्या था कि आप हमारा प्रॉपर रिहेबिलिटेशन करो, प्रॉपर डिस्प्लेसमेंट करो, हमें नई जगह दो, हमें कंपेंसेशन दो। लेकिन फिर बाद में क्या हुआ? जो ये इनिशियल डिमांड थी वो शिफ्ट हो गई। अब शिफ्ट कहाँ पर हुई? टोटल अपोजिशन की। अब तो वो बिल्कुल ही अपोज कर रहे थे इस प्रोजेक्ट को। देन आगे चलते हैं। अब जो ये मूवमेंट था वो ज़्यादा कहाँ पर था? स्पेशली इन गुजरात अपोजिशन यहाँ पर ज़्यादा हो रहा था। देन अब अपोजिशन हो रहा है तो गवर्नमेंट को कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे, तो गवर्नमेंट ने बनाया एक राइट टू रिहेबिलिटेशन हैज़ बीन नाउ रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट एंड द जुडिशरी। अब जो राइट टू रिहेबिलिटेशन है मीन्स की प्रॉपर डिस्प्लेसमेंट और प्रॉपर कंपनसेशन, अब ये कौन रिकॉग्नाइज करेगा? ये गवर्नमेंट और जुडिशरी रिकॉग्नाइज करेगी कि सब कुछ सही चल रहा है। देन एक पॉलिसी निकल कर आई, अ कम्प्रिहेंसिव नेशनल रिहेबिलिटेशन पॉलिसी फॉर्म्ड बाय द गवर्नमेंट इन 2003। बहुत इंपॉर्टेंट है, डेट लर्न कर लेना और पॉलिसी का नेम लर्न कर लेना।
द सुप्रीम कोर्ट upheld द गवर्नमेंट्स डिसीजन टू गो ahead विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ द डैम। अब सुप्रीम कोर्ट को इसके अंदर इंटरफेयर करना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो ये कंस्ट्रक्शन है इसको आगे बढ़ाओ। गवर्नमेंट को बोला कि जो कंस्ट्रक्शन है इसको आगे बढ़ाओ, साथ में इंश्योर करो कि जो प्रॉपर रिहेबिलिटेशन भी हो। अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है तो इन मूवमेंट्स को भी साथ में कॉम्प्रोमाइज़ करके चलना है, क्योंकि अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होगा तो कंट्री आगे कैसे बढ़ेगा। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को इंटरफेयर करना पड़ा। आगे चलते हैं। अब जो नर्मदा बचाओ आंदोलन है ये 20 ईयर्स तक एजिटेशन में रहा, 20 ईयर्स तक ये प्रोटेस्ट करते रहे। अब इसके अंदर क्या क्या था, जो ये मूवमेंट थे इसके अंदर इन्होंने अपील किया जुडिशरी तक, साथ ही में सपोर्ट मांगा इंटरनेशनल लेवल पर, पब्लिक रैलीज निकाली, सत्याग्रह किया, लेकिन ये ज़्यादा सपोर्ट नहीं ले पाए क्योंकि ऑब्वियसली डेवलपमेंट की बात है, इसलिए इनको ज़्यादा कोई सपोर्ट नहीं मिला। अब इस केस में क्या हुआ, जो नर्मदा बचाओ आंदोलन था तो उसमें क्या हो गया, डिसजंक्शन क्रिएट हो गया बिटवीन पॉलिटिकल पार्टीज एंड द सोशल मूवमेंट। डिसजंक्शन मीन्स कि डिस्टिंक्ट अल्टरनेटिव्स निकल कर आए, एक डिफरेंस क्रिएट हो गया बिटवीन द पॉलिटिकल पार्टीज एंड द सोशल मूवमेंट। अब एंड ऑफ द 1990s, अब जैसे जैसे 1990s का एंड हुआ उसके बाद लोकल ग्रुप्स और मूवमेंट्स बहुत ही ज़्यादा एमर्ज होकर आने लगे। ठीक है, ये हो गया अपना। अब बात करते हैं लेसन फ्रॉम पॉपुलर मूवमेंट्स, ये कवर करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक राइट टू इन्फॉर्मेशन, मूवमेंट फॉर राइट टू इन्फॉर्मेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू इसके ऊपर ज़रूर बनेगा। तो दोनों को डिस्कस करेंगे, वीडियो में लास्ट तक बने रहना। और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। स्टार्ट करते हैं। लेसन फ्रॉम द पॉपुलर मूवमेंट। अब अपन को क्या लेसन मिला इन मूवमेंट से, और बोले तो क्या कंक्लूजन निकल कर आया। So we have seen that these non-party movements are neither sporadic in nature nor are these a problem. अब अपन पढ़कर आए हैं कि जो ये नॉन पार्टी मूवमेंट्स थे वो स्पोरेडिक इन नेचर नहीं थे, मीन्स रेगुलर नहीं थे, साथ में इतने कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं किए थे। और जो ये सोशल मूवमेंट्स है, जो ये पॉपुलर मूवमेंट्स है, ये इंटीग्रल पार्ट है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का। अब पॉपुलर मूवमेंट्स क्या इंश्योर कराते हैं, क्या डिमांड करते हैं कि इफेक्टिव रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स एंड देयर डिमांड्स। देन आगे चलते हैं। क्रिटिक्स ऑफ दिस मूवमेंट आर्ग्यू डेट। अब जो क्रिटिक्स है, जो ये मूवमेंट को क्रिटिसाइज करते हैं, तो वो क्या बोलते हैं कि जो इस मूवमेंट की वजह से क्या है, स्ट्राइक्स हो रही है और ये रैलीज हो रही है, ये क्या करती है, डिस्टर्ब करती है फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट, साथ में डिसीजन मेकिंग में डिले करती है और डिस्टेबलाइज कर रही है रूटीन्स ऑफ द डेमोक्रेसी। अब एक क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वाई डू दीज मूवमेंट्स रिसोर्ट टू सच असर्टिव फॉर्म्स ऑफ एक्शन। अब जो मूवमेंट कर रहे हैं तो इसके अंदर इनको एक्शन करने की क्या जरूरत पड़ रही है, जो ये वॉयलेंस करते हैं, थोड़ा बहुत तो वॉयलेंस होता ही है, तो वो वॉयलेंस करने की इनको क्या ज़रूरत पड़ रही है, तो इसका आंसर आपको नेक्स्ट पेज पर ही मिलेगा। फिर आगे चलते हैं। राइट टू इन्फॉर्मेशन ये भी कवर करेंगे, बस इसको ये हो जाए। अब जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज आई उसमें आपको पता है, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज की वजह से अपन जो फार्मर्स का जो मूवमेंट पढ़कर आए हैं उसके अंदर अपन ने पढ़ा है कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज की वजह से जो कैश क्रॉप्स थी वो एक तरह से थ्रेट के अंदर आ गई थी, इसलिए मूवमेंट स्टार्ट हो गई। तो इसी टाइम पर बहुत सारे लोकल ग्रुप्स और जो ये मूवमेंट्स है वो स्टार्ट हुए थे। इट फॉलोज दैट दोज मार्जिनल सोशल ग्रुप। अब जी ये आंसर है, जो क्वेश्चन था ना पहले उसका आंसर है, it follows that those marginal social groups who may be adversely affected by these policies get less and less attention from political parties as well as the media। अब जो ये लिबरलाइजेशन की जो पॉलिसी आई, जो इकोनॉमिक पॉलिसी आई, तो उसकी वजह से जो अफेक्ट हुए, जो मार्जिनल सोशल ग्रुप्स अफेक्ट हुए, उनको लेस अटेंशन मिला फ्रॉम पॉलिटिकल पार्टी, साथ ही में मीडिया से भी उनको लेस सपोर्ट मिला, लेस अटेंशन मिला, मतलब कि उनको इग्नोर कर दिया गया। इससे क्या हुआ, उन्होंने इफेक्टिव प्रोटेस्ट किया अगेंस्ट दिस पॉलिसीज, इसलिए असर्टिव फॉर्म्स ऑफ एक्शन इन्होंने किया। ठीक है, आपको आंसर मिल गया। आगे चलते हैं। दे इन्वॉल्व अ ग्रेजुअल प्रोसेस ऑफ कमिंग टुगेदर ऑफ पीपल विद सिमिलर प्रॉब्लम्स, सिमिलर डिमांड्स एंड सिमिलर एक्सपेक्टेशन। अब मूवमेंट है, अब मूवमेंट के अंदर सिर्फ प्रोटेस्ट और रैलीज नहीं होती, मूवमेंट का मेन जो बेस होता है वो क्या होता है कि उसके अंदर डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल आते हैं विद सिमिलर प्रॉब्लम्स, विद देयर सिमिलर डिमांड्स एंड विद देयर सिमिलर एक्सपेक्टेशन, इसलिए एक मूवमेंट खड़ा होकर आता है। आगे चलते हैं। सोशल मूवमेंट्स इन इंडिया हैव बीन इन्वॉल्व इन दिस एजुकेटिव टास्क फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड हैव दस कंट्रीब्यूटेड टू एक्सपेंशन ऑफ डेमोक्रेसी। और जो ये सोशल मूवमेंट है उसकी वजह से डेमोक्रेसी एक तरह से एक्सपेंड ही हुई है, ना कि कोई उसके अंदर डिसरप्शन हुआ है, मतलब कि एक इंटीग्रल पार्ट है डेमोक्रेसी का सोशल मूवमेंट्स। Then most of the contemporary movements focus on single issue and represent the interest of one section of society। और जो कंटेम्प्रेरी मूवमेंट्स है, जो आज के टाइम के मूवमेंट्स है, वो पार्टी बेस्ड हो गए हैं, उसके अंदर पार्टी का इंटरेस्ट आ गया है, साथ ही में वो सिंगल इशू पर फोकस करते हैं और एक ही सेक्शन ऑफ सोसाइटी का जो इंटरेस्ट है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। then आगे चलते हैं।
तो इसकी वजह से क्या है, जो डिमांड्स है वो इग्नोर की जाती है, क्योंकि एक ही सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, साथ ही में सिंगल इशू पर फोकस कर रहे हैं, इसलिए कई बार इनको इग्नोर कर दिया जाता है। सो ये हो गया अपना। अब एक बार देखते हैं RTI, मूवमेंट फॉर राइट टू इन्फॉर्मेशन। सो स्टार्ट करते हैं। अब जो ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ वो कहाँ पर स्टार्ट हुआ था? ये हुआ था राजस्थान के अंदर, प्लेस मेंशन है। और कब स्टार्ट हुआ? 1990 के अंदर। तो इसके अंदर एक मास बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन थी जिसने ये मूवमेंट स्टार्ट किया। उसका नेम है मजदूर किसान शक्ति संगठन, MKSS। जिन्होंने डिमांड की कि जो रिकॉर्ड्स है फेमाइन के और जो लेबर के अकाउंट्स है उनको क्या करो, पब्लिक करो, उनको हमें बताओ। तो ये डिमांड है वो फर्स्ट कहाँ पर रेज हुई? भीम तहसील ऑफ द राजस्थान। देन उन्होंने क्या क्या डिमांड की इन्होंने कि कॉपीज ऑफ बिल्स एंड वाउचर्स एंड नेम ऑफ पर्सन, ये सब क्या करो। और पेड वेजेस, कंस्ट्रक्शन ऑफ स्कूल, कितना कंस्ट्रक्शन लगा, डिस्पेंसरीज, स्मॉल डैम्स एंड कम्युनिटी सेंटर्स, इनका जो भी डेटा है वो हमको बताओ। इनकी जो कॉपीज है वो हमको बताओ। ऑन पेपर सच डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स वर ऑल completed, बट इट was कॉमन knowledge of the villagers that there was gross misappropriation of fund। अब क्या है, पेपर के ऊपर तो ये सब जो भी प्रोजेक्ट्स हैं वो कंप्लीट हो जाते थे, लेकिन क्या है, एज अ विलेजर वो क्या सोचते थे कि फंड्स का है उनका मिस एप्रोप्रिएशन हो रहा है, करप्शन हो रहा है। इसलिए डिमांड करने लगे कि आप हमें डॉक्यूमेंट्स बताओ, आप हमें प्रूफ बताओ। इसलिए क्या हुआ, 1994 और 1996 के अंदर जो MKSS है, मजदूर किसान शक्ति संगठन, उन्होंने ऑर्गेनाइज किया जन सुनवाइज, जन सुनवाई होती है ना, और पब्लिक हियरिंग्स वेयर द एडमिनिस्ट्रेशन वर आस्क्ड टू एक्सप्लेन इट्स स्टैंड इन पब्लिक। वहाँ पर उन्होंने जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनको कहा कि जो भी ये डॉक्यूमेंट्स हैं उनको आप पब्लिक के अंदर लेकर आओ, पब्लिक को बताओ। देन अ मूवमेंट हैड ए स्मॉल सक्सेस। अब इस मूवमेंट को एक छोटी सी सक्सेस मिली। क्या मिली? कि एक अमेंडमेंट करना पड़ा इन दी राजस्थान पंचायती राज एक्ट, जिसमें क्या हुआ, जो भी सर्टिफाइड कॉपीज थी डॉक्यूमेंट्स की, इनको पब्लिक किया गया। साथ में इनको बोर्ड पर भी पब्लिश किया गया। साथ में न्यूज़पेपर्स के अंदर जो बजट बना, जो भी कंस्ट्रक्शन किया जाता था उसका जो भी बजट बनता था, वो न्यूज़पेपर्स के अंदर रिलीज़ किया गया। साथ में जो अकाउंट्स हो गए, एक्सपेंडिचर हो गए, पॉलिसीज एंड बेनिफिशियरीज, ये सब हो गया। इन 1996 MKSS ने एक नेशनल काउंसिल फॉर पीपल्स राइट टू इंफॉर्मेशन फॉर्म किया दिल्ली के अंदर, जिसमें उन्होंने रेस किया कि आप राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट हमें प्रोवाइड करो। उसमें क्या हुआ, प्रायर टू डैट जो कंज्यूमर एजुकेशन रिसर्च सेंटर और प्रेस काउंसिल एंड शोरियो कमेटी हैड प्रपोज्ड अ ड्राफ्ट RTI लॉ। सो इससे पहले जो कंज्यूमर एजुकेशन हो गई, ये कुछ ऑर्गेनाइजेशन के नाम है, इन्होंने क्या किया, एक ड्राफ्ट तैयार किया RTI लॉ का। अब इन 2002 अ वीक फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट वाज लेजिस्लेटेड बट नेवर केम इनटू फोर्स। अब 2002 के अंदर एक वीक, मतलब एक बहुत ही कमज़ोर फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट लागू किया, लेकिन वो कभी फोर्स में नहीं आ पाया, कभी लागू नहीं हो पाया। फिर क्या था, वापस इन्होंने प्रोटेस्ट स्टार्ट किया। फिर 2004 के अंदर RTI बिल वॉज टेबल्ड एंड रिसीव्ड प्रेसिडेंशियल असेंट इन जून 2005। और 2004 के अंदर RTI बिल लेकर आए और 2005 के अंदर, जून 2005 के अंदर प्रेसिडेंशियल असेंट मिल गया, प्रेसिडेंट की परमिशन मिल गई और ये RTI लॉ इम्प्लीमेंट हो गया। सो ये हो गया अपना चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ऐसी अमेजिंग वीडियोस आपको मिलती रहेगी। अभी तो पॉलिटिकल साइंस के 3 चैप्टर बाकी है, ऐसे हिस्ट्री भी कवर करनी है, अपन को ज्योग्राफी कवर करनी है। सो अभी तो आपको सब्सक्राइब करके रखना है। सो स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।